नमस्कार, मैं रविश कुमार। बारात और चुनाव में असंतुष्ट ना हो तो मजा नहीं आता है। बारात में फूफा जी, जीजा जी नाराज हो जाते हैं तो चुनाव में वर्मा जी, शर्मा जी, उपाध्याय जी। मगर दोनों में फर्क है। बारात में नाराज होने वाले लोकतंत्र का कुछ भी भला नहीं करते हैं, उल्टा उनको मनाने के चक्कर में कुछ लोगों का नाश्ता छूट जाता है, प्लेट में बचे दाल मोठ से काम चलाना पड़ता है। लेकिन ये जो टिकट न मिलने पर नाराजगी का प्रदर्शन करते हैं, उनके लोकतंत्र में योगदान को लेकर मैं कंफ्यूज हूं। जैसे ये बीजेपी नेता अभय वर्मा जी के समर्थक हैं, जिन्हें दिल्ली के लक्ष्मी नगर से टिकट न मिलने पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इनका सवाल पार्टी में लोकतंत्र से जुड़ा है तो इन्हें हफ्ता भर पहले पार्टी में आई किरण बेदी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनने पर धरना क्यों नहीं दिया इन्होंने। जैसे ही प्रभात झा के खिलाफ अभय वर्मा के समर्थकों ने उनके सामने नारे लगाए, प्रभात जी ने 10 सेकंड में चुप होने का फरमान जारी कर दिया। सबने 10 सेकंड की लाज रख ली, मामला खत्म। राजनाथ सिंह को लेकर सतीश उपाध्याय तक सबने कहा कि पार्टी में असंतोष नहीं है। तभी मुख्यमंत्री पद की वर्तमान उम्मीदवार के प्रचार में निकले मुख्यमंत्री पद के पूर्व उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन खुश नजर आ रहे थे। ऐसे पांव पोछा जाता है किसी मूर्ति को माला पहनाने से पहले। देख लीजिए, किरण बेदी ने लाला लाजपत राय की मूर्ति का घर के बुजुर्ग की तरह सम्मान किया, लेकिन माल्यार्पण के बाद बीजेपी का पटका पहना देने पर सोशल मीडिया में थोड़ा सा विवाद हो गया। केजरीवाल ने भी ट्वीट किया कि किरण जी से अनुरोध है कि लाला लाजपत राय जी को छोड़ दें, पार्टी का मेंबर टाइप से ना बनाएं। किरण बेदी ने अपने पर्चा भरने के बाद कहा कि मैंने पर्चा भर दिया है, कोई गलती नहीं पाई गई है, हम फर्स्ट क्लास फर्स्ट से पास हो गए हैं। पर्चा भरने में भी डिवीजन मिलता है, यह सुनकर अच्छा लगा। आम आदमी पार्टी ने किरण बेदी की नामांकन जुलूस की भव्यता पर सवाल किया, लेकिन मैं इसे महत्व नहीं देता हूं, क्योंकि नामांकन में कितने लोग गए यह हार जीत या शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि 2-4 ही जाएं वही अच्छा है। लेकिन क्या करें, हर चुनाव में बड़े नेता नामांकन को किसी राजसूय यज्ञ की तरह बनाने में लग जाते हैं। किरण बेदी और उनके पति की चल अचल संपत्ति 11 करोड़ 60 लाख के आसपास बताई गई है। दिल्ली के उदय पार्क द्वारका में फ्लैट है, यूपी के गौतम बुद्ध नगर में भी है फ्लैट, पुणे और गुड़गांव में खेती की जमीन है। किरण और केजरीवाल दोनों के पास यूपी में मकान है। कभी नारायण दत्त तिवारी को यूपी उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होने का गौरव हासिल हुआ था। अब यूपी इस बात पर गौरव कर सकता है कि उसके राज्य में 2-2 मुख्यमंत्रियों के मकान हैं। अजय माकन की संपत्ति 6 महीने में 6 करोड़ बढ़ गई है। माकन मंगलवार से ही बहस के लिए तैयार बैठे हैं। बहस तो हुई नहीं, लेकिन बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अलग से केजरीवाल को चुनौती दे दी है। यानी बहस के लिए बीजेपी में भी कुछ लोग एक्साइटेड हैं, बस किरण बेदी को लेकर जोश शांत हो जाता है। केजरीवाल दूसरे दिन भी बहस की मांग को लेकर ट्वीट करते रहे। इसी बीच खबर आई कि केजरीवाल की संपत्ति लोकसभा के मुकाबले 2 लाख रुपए कम हो गई है। शायद इसीलिए वे फ्री वाईफाई पर जोर दे रहे हैं। यह सब हुआ और हर चुनाव में होता है। किरण बेदी ने आरएसएस को राष्ट्रवादी संगठन बताया, यह भी एक लैंडमार्क है भारतीय राजनीति का। बीजेपी से अलग होने पर आरएसएस देश के लिए खतरनाक और शामिल होते ही राष्ट्रवादी हो जाता है। आरएसएस को भी ऐसे सर्टिफिकेट से सतर्क रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी को भी रहने की जरूरत है, क्योंकि उनकी किसी कथित तारीफ की वजह से कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी को पत्रकारों ने खूब पीछा किया। खंडन, स्वीकृति, इन्हीं सब में आज का पूरा दिन निकल गया। मैं प्रधानमंत्री और जनार्दन द्विवेदी दोनों की तारीफ करता हूं और खंडन नहीं करूंगा। लेकिन क्या आपने इन कॉलोनियों की तारीफ सुनी है जिनके नाम कुछ इस तरह से हैं? प्रेम नगर पार्ट 2, जे ब्लॉक, किरारी, सुलेमान नगर, नांगलोई, नूर नगर एक्सटेंशन, जामिया नगर, संगम विहार, ए ब्लॉक, न्यू दिल्ली 62, प्रेम नगर 2, LMPQ ब्लॉक, किरारी, सुलेमान नगर, नांगलोई, न्यू दिल्ली, शास्त्री पार्क एक्सटेंशन, बुलंद मस्जिद, दिल्ली 53, जैतपुर एक्सटेंशन, के ब्लॉक, बदरपुर, नई दिल्ली, वेस्ट ब्लॉक, फ्रेंड्स एनक्लेव, मुंडका, दिल्ली 41। इन्हें अनियमित कॉलोनी कहते हैं। 1911 से भारत की नियमित राजधानी दिल्ली की अनियमित कॉलोनियां, जिनमें 60 लाख लोग रहते हैं। इनकी नागरिकता वैध है, मगर घर का पता अवैध। अक्सर चुनाव से पहले इन्हें नियमित करने का फरमान जारी होता है। हम आज इसी पर बहस करना चाहते हैं कि दिल्ली में नियमित करने की जो पॉलिटिक्स है, उस पर हर दल के नेता क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं। 2014 के दिसंबर में मोदी सरकार ने 1939 कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला किया। इसके लिए सरकार ने नियमित करने के लिए समय सीमा भी बढ़ा दी। कट ऑफ डेट जून 2014 तक जो भी कॉलोनियां बसाई गई हैं अवैध तरीके से या अनियमित है, उन सबको कानूनी मान्यता मिलेगी। 2012 में यूपीए सरकार ने भी ऐसा ही फैसला किया था। उसके पहले भी कभी और किया था कि हम प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे रहे हैं, लेकिन इन कॉलोनियों की हालत वही की वही है जो पहले थी। 60 लाख लोग किन हालात में रहते हैं। अगर आप एक भी झुग्गी झोपड़ी बस्ती में चले जाएं तो लौट कर ट्विटर करना भूल जाएंगे।
कुछ दिनों तक इंडिया इंडिया करने में मजा नहीं आएगा। खैर, दिसंबर में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि यूपीए ने ऐसा फैसला लिया था मगर कैबिनेट की मंजूरी नहीं थी। हमने कैबिनेट का एक मंजूरी दिया है और हम एक गाइडलाइन बनाने जा रहे हैं। यूपीए के फैसले को भी मास्टर स्ट्रोक कहा गया, एनडीए के फैसले को भी मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। आम आदमी पार्टी इस पर सवाल कर रही है कि केंद्र सरकार ने कॉलोनियों को नियमित करने का कट ऑफ डेट बढ़ा दिया है, जून 2014 तक किया है, इससे ज्यादा कुछ भी नया नहीं किया है। तो आज दिल्ली के 60 लाख लोगों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा होगी। तीनों पार्टी के नेताओं से विनम्र निवेदन है कि जो भी कहें, आरोप प्रत्यारोप या दावा या आश्वासन, सब इसी मुद्दे से संबंधित हो, ताकि गुरुवार को जब मैं सड़कों पर जाऊं तो जो भी 60 लाख लोगों में से जो भी 2-4 लोग मुझे मिलें, वो इतना कह सकें कि हमारे ये जो नेता हैं वो कम से कम उनके मुद्दे को समझते हैं, ईमानदार हैं, और वो भी इनकी बातों को सुनकर अब समझ रहे हैं कि कौन करने वाला है। तो प्राइम टाइम में हम बात करेंगे डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी, आलोक शर्मा जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, दिलीप पांडे हैं आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, और शहाना शेख हैं हमारे साथ, आप रिसर्च फेलो हैं सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की। संबित, एक मोटा मोटा मैंने भी गाइडलाइन बना दी ताकि मेरा भी रेगुलराइजेशन होता रहे, मतलब कॉलोनियों की तरह। वादा दावा आपने भी किया, इन लोगों ने भी किया, क्या आपने नया किया है और क्यों भरोसा किया जाए कि आप जो कर रहे हैं वही असल में नियमित करना है कॉलोनी? देखिए, बहुत साइंटिफिक तरीके से आपने अच्छा किया कि बड़ा साइंटिफिक डिबेट शुरू किया। मैं बधाई करता हूं कि इस पे डिबेट किसी ने किया नहीं था वैसे स्पेसिफिकली। अब देखिए, एक तो भरोसा इस पे होता है कि पीछे आपने चरित्र में क्या दिखाया है, आपके हिस्ट्री में क्या रहा है। दिल्ली में पहली बार 1967 और 1977 में कॉलोनीज 1200 कॉलोनीज को पास किया गया था। पहला नियमितीकरण वहीं से शुरू हुआ था और दोनों समय हमारी सरकार थी, जनसंघ की सरकार थी। और जो पॉलिसी था, इस पॉलिसी को आप याद रखिए, बार बार में इस पॉलिसी का हाँ शुरू हमने ही किया था 1967 और 77 में 1200 कॉलोनी को नियमित करके। और इसमें दो चीजें बहुत अहम रूप से याद रखने लायक है, क्योंकि फिर से हम उसको रिविजिट करेंगे। उस समय जो हमने नियमितीकरण किया था, उस जिस कानून के अंतर्गत किया था, जिस बेसिस के अंतर्गत किया था, उसका नाम है एज इज वेयर इज। जैसा है उसी पे नियमितीकरण कर देना है, एज इज वेयर इज के आधार पे किया था। उस समय जनता को कोई खर्च नहीं उठाना पड़ा था। आपको ध्यान होगा, मात्र 6 रुपए और कुछ पैसे। मैं पैदा ही नहीं हुआ था, कैसे ध्यान होगा? 67 में आप पैदा हुए होंगे। 77 में हो गया, हम तो आपसे पहले मतलब पैदा हो गए थे। नहीं, चलिए 74 में हम पैदा हो गए थे। तो 6 रुपए जनता को देना पड़ा था डेवलपमेंट फीस के रूप में, और केवल 6 रुपए प्रति गज दे के जनता को रेगुलराइज कर दिया गया था वो कॉलोनी। उसके बाद जो है, अब कहां पे आके पूरा विषय अटका पड़ा है, आप देखिए। आज पे आते हैं। हाँ, आज पे आ रहे हैं। नहीं, जब तक इतिहास में जाएंगे नहीं, आज तक नहीं आ पाएंगे। बाद में बहस में तो आपको बोलने का मौका मिलेगा। 1998 में पहली बार साहिब सिंह वर्मा इसको लेके कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटो गए थे। 98 से लेकर 2013 तक कांग्रेस की सरकार रही। अब आज में कैसे हम आते हैं, 2007 में कांग्रेस ने एक प्रावधान पास किया कि जो एप्लीकेशन सभी लोग दे कि किसको किसको रेगुलराइज होना है, कॉलोनी ने अप्लाई करना शुरू किया। उसमें 2 प्रावधान रखे गए 2007 में, ये जनता सुने। पहला रखा गया कि 2002 मार्च 31 2002 तक जो कॉलोनी है उनको रेगुलराइज करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, 2002 से 2007 तक उन कॉलोनियों को रेगुलराइज करने की श्रेणी में लाई जाएगी जिनका 50% प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन हुआ है, नहीं तो नहीं होगा। ये 2 क्लॉज रखा गया, ये याद रखने लायक है। अब क्या होता है, सब करके बैठ गए। 2008 में चुनाव होना था, 2008 से ठीक नहीं किया, ठीक है। 2008 में इन्होंने 1218 कॉलोनियों को एक एडहॉक सर्टिफिकेट दिया कि ये लो, हम आपका नियमितीकरण करेंगे। अब आती है असली कहानी, वो चिट्ठी मैं आपको दिखाऊं। अब जो इन्होंने लगभग 8 उसमें पाया गया कि 895 कॉलोनीज ऐसे हैं जिनको वाकई रेगुलराइज किया जा सकता है। एनेक्सर 1 है उस चिट्ठी में। ये चिट्ठी मैं आपको फाइनली दिखा रहा हूं 2012 को। 2008 में ये सब डिक्लेयर हुआ, फिर 5 साल सो गए। जब 2013 को चुनाव आ रहा था तब अचानक जगे, 5 साल कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब 2013 में जब चुनाव होना था, 2012 4 सितंबर 2012 को चिट्ठी आती है। क्या चिट्ठी आती है? एनेक्सर 1। एनेक्सर 1 में बोला गया 312 ऐसी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है जो प्राइवेट लैंड पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम ऑथराइज्ड करेंगे। फिर बोला गया कि 583 अनऑथराइज्ड कॉलोनी, 583 ऐसी कॉलोनी है एनेक्सर 2 में, जो कि इनको हम अभी कुछ कर नहीं सकते हैं जब तक कि आरडब्ल्यूए खुद इसके पैसे का भुगतान नहीं करेगा। सोनिया जी ने खुद
सर्टिफिकेट इन कॉलोनियों को दिया था। मैं आप अलाउ करें तो मैं 3 लाइन पढ़ देता हूं, पूरा डिबेट इसी पे बेस करता है। अभी जब ये काउंटर क्लेम करेंगे तो आपको मौका मिलेगा। पैसा आरडब्ल्यूए को देना, इसका महत्वपूर्ण बिंदु इतना है, जब तक पैसा आरडब्ल्यूए जमीन के हिसाब से ओनरशिप चार्ज नहीं देगी, हम नियमितीकरण नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और वो पैसा, ये प्रावधान हटा दिया क्या? वो पैसा इतना बड़ा रकम है कि जिसको कोई आरडब्ल्यू देने को तैयार नहीं। ठीक है। हमने इतना किया है, हमने इतना किया है। 3 चीजें हमने की है। नंबर 1, एज इज वेयर इज, जो प्रिंसिपल था उसी प्रिंसिपल को पुनः लागू किया है। दूसरा, हमने उस जो 2002 तक होना था कि 2002 तक जो मार्च 31 2002 तक जो कॉलोनियां थी उन्हीं का नियमितीकरण होगा। उसके बाद जो 800 कॉलोनी और बन गई उनका क्या होगा? हमने कहा कि नहीं, जून 1 2014 तक जो कॉलोनी बनी है उन सबका नियमितीकरण होगा। नंबर 3, 2007 तक 50% प्लॉट पे जिनका बना है उनका होना था, वो सब हटा दिया। अब जितनी कॉलोनियां 1640 कॉलोनियां 39 कॉलोनी तो नहीं बसाई है ना, 1630 हम एक कॉलोनी बसा रहे हैं, हिंदुस्तान पूरी कॉलोनी है। 1639 कॉलोनीज अब नियमितीकरण हो सकती है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट एक लाइन में लास्ट बता रहा हूं, जिन लोगों का कोर्ट में केस चल रहा है कम से कम वो केस भी अब आज के डेट में विड्रॉ हो सकता है इस ऑर्डिनेंस को दिखा के। ठीक। आलोक जी सर, 3 बात इन्होंने, जितना समय आपने संबित जी हाँ, को दिया, नहीं उतना देंगे। ये वैसे भी एक्स्ट्रा समय लेने के लिए मशहूर हैं। नहीं कोई बात नहीं, बीजेपी जो फैक्ट्स जो दिया है उन्होंने कि 2007 2008 जो 3 क्राइटेरिया बताया, मैं सभी फैक्ट्स पे बात करूंगा। उन 3 क्राइटेरिया पे आप बताएं। मैं सभी फैक्ट्स पे बात करूंगा। मैं सबसे पहले 2-3 सवाल खड़े करना चाहूंगा जो इन्होंने, नहीं अभी जो कहा है इन्होंने उसको चैलेंज कीजिए। उन्हीं पे इन्होंने कहा कि 1200 उन्होंने कहा है वो डॉक्यूमेंट के साथ कह रहे हैं। 1200 कॉलोनीज उन्होंने 1967 में अप्रूव कर दी थी। 1967 की 1200 कॉलोनीज की अगर बीजेपी लिस्ट दे देगी तो हम उनको अप्रूव मान लेंगे। दे देंगे। 1967 में 1200 कॉलोनीज एज इज वेयर इज बेसिस पे नहीं थी। 1967 में दिल्ली में असेंबली नहीं थी और दिल्ली में म्यूनिसिपैलिटी थी। उनके कहने का मतलब सर मैं फिर बता रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो बता रहा हूं मैं, जनसंघ समय एग्जीक्यूटिव काउंसिल था। क्या म्यूनिसिपैलिटी के पास चेंज ऑफ लैंड यूज की पावर होती है? उस समय था ना, 2008 में आपने उस राइट को ले लिया। कभी भी चेंज ऑफ लैंड यूज एमसीडी के पास इतिहास में कभी नहीं रहा है। वो हमेशा दिल्ली का रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हम इस पॉइंट पे हम शाहना से पूछेंगे। उसके बाद चेंज ऑफ लैंड यूज पे चैलेंज करना, ठीक है, एज इज वेयर इज इन्होंने कर दिया था। अगर 1200 कॉलोनी हो गई थी तो साहब सिंह जी को कोर्ट क्यों जाना पड़ा फिर? इनके पास कोई उत्तर और नहीं। उत्तर दे दूं, 1000 कॉलोनी बढ़ी ना, बढ़ गई ना सर? नहीं बढ़ी थी, मैं फिर आता हूं। इसके बाद 2002 और 2007 का जिन्होंने कहा कि प्लॉट पर 50%। ठीक है दिलीप, हम आ रहे थोड़ा आराम से इस पर चर्चा। प्लॉट पर 50% नहीं था, कॉलोनी में बिल्टअप एरिया 50 प्लॉट हैं तो 25 प्लॉट अगर बिल्टअप है, ये बात तो उन्होंने मैंने कहा 50% पूरा कॉलोनी का प्लॉट कहा, कॉलोनी नहीं, कॉलोनी का 50% एरिया प्लॉटेड एरिया बनना चाहिए। हो सकता है। अब वापस आते हैं सर, हमारी जब सरकार थी तो 1639 एप्लीकेशंस आई आरडब्ल्यूएस की तरफ से और आईडब्ल्यूएस के से कोई पैसा नहीं मांगा गया। पहली चीज, 100 एप्लीकेशन ऐसी थी जो डुप्लीकेट थी। 1539 कॉलोनीज की एक फॉर्मल एप्लीकेशन दिल्ली गवर्नमेंट के पास आई कि इनको नियमित किया जाए। उसमें से 8 कितना किया आप ये बताइए। सर मैं बता, 895 कॉलोनीज को नियमित करने के प्रक्रिया में डाला गया। अब नियमित क्या होती है वो भी हम बीजेपी को बता दें। 4 पैमाने होते हैं। सबसे पहला चेंज ऑफ लैंड यूज, कि जो बिल्डिंग प्लान है हमारा, जो मास्टर प्लान है एरिया का, उसमें वो एग्रीकल्चर लैंड से वो बिल्टअप एरिया आ जाए, रेजिडेंशियल आ जाए। आज तक ना कांग्रेस ने किया ना बीजेपी ने किया है। वेरी गुड। मैं बहुत स्पष्ट बोलूंगा, जो बोलूंगा मैं बीजेपी की तरह लफाजी नहीं करूंगा। कांग्रेस की तरफ भी मत, क्यों नहीं हुआ है मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है सर। दूसरी चीज कर सकते आपने, एक कोई अगर दर्शक ये समझना चाहे कर सकते हैं कि अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड पे झुग्गी बस्ती बसा लिया है तो उसको आप रिहायशी जमीन में नहीं बदल सकते। नहीं, उसका एक तरीका है। उसका तरीका नहीं बदल पाए ना ये आप। हाँ, मैं बताता हूं ना सर। तरीका यह है कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन जाएगी। दिल्ली गवर्नमेंट उसका जो भी प्लान लेआउट है उस कॉलोनी का, वो एमसीडी अप्रूव करेगी। ठीक है। एमसीडी के पास तमाम लेआउट प्लान्स भेजे गए। आज तक 8 वर्षों से बीजेपी की एमसीडी है। केवल 5 कॉलोनीज का लेआउट प्लान एमसीडी ने पास किया। एक सेकंड। अभी आप कह रहे हैं कि पहले आपने कहा कि दिल्ली में सरकार नहीं है ना, और एमसीडी, जब 67 का संबित ने उदाहरण दिया तो आपने कहा कि उस समय तो एमसीडी की ये पावर थी नहीं। अब आप कह रहे हैं कि सरकार की गलती नहीं है, एमसीडी ने नहीं किया। सर मैं कह रहा हूं अभी भी एमसीडी की चेंज ऑफ लैंड यूज आज भी एमसीडी नहीं कर सकती। हिंदुस्तान के इतिहास में कोई भी कॉर्पोरेशन चेंज ऑफ लैंड यूज नहीं कर सकती है। चेंज ऑफ लैंड यूज हमेशा किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का
रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये फिर करता है। आपके हिसाब से सर मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, बहुत टेक्निकल विषय है। आपके हिसाब से कि ये कोई कहे कि हमने एमसीडी के पास भेज दिया चेंज ऑफ लैंड यूज के लिए सारा एप्लीकेशन, नहीं भेजा है, वो झूठ है ना? बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के लिए भेजा है, वो एमसीडी करती है। तो क्यों भेजा आपने? क्योंकि एमसीडी को अप्रूव करके जब वापस, आपको पता है कि एमसीडी जमीन नहीं चेंज कर सकती तो बिल्डिंग बनाने का कैसे भेजा आपने? सर बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, हाँ, कॉलोनी का जो लेआउट प्लान है उसका अप्रूवल एमसीडी करती है, नक्शे हमेशा एमसीडी पास करती है। जमीन वाला मसला, जब आप जमीन का, सर आप सुन नहीं रहे ना, जमीन का जो सीएलयू है वो हमेशा गवर्नमेंट करती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। दिल्ली नहीं के किया आपकी सरकार ने? सर अभी तो बता रहा हूं ना, 5 कॉलोनीज का केवल इन्होंने भेजा एमसीडी से लेआउट प्लान करके, 890 कॉलोनीज का आज तक नहीं भेजा। 2011 में 3 करोड़ रुपए एमसीडी तीनों ने कहा। आप ये कह रहे हैं कि एमसीडी ने सेंटर को नहीं भेजा? एग्जैक्टली एमसीडी अगर लेआउट सेंटर ने एमसीडी से नहीं मांगा? 4 बार मांगा। 2011 में 3 करोड़ रुपए, 1-1 करोड़ रुपए तीनों एमसीडी। इस वाले पॉइंट पे आप कह लेंगे मैं शाहाना के पास जाना चाहता हूं। एक सेकंड, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके याद रखिए दर्शक को, अब मैं पूछना चाहता हूं, आपने तो अप्रूवल कर दिया, आप कह रहे हैं साहब हमने तो नियमित कर दिया, क्या वहां पर चेंज ऑफ लैंड यूज हो गया उन कॉलोनीज का? जब ये नहीं होगा तो रेगुलर नहीं माना जाएगा, है ना? कभी नहीं होता सर, ठीक है। उसमें बहुत बड़ी बाधाएं भी हैं। बीजेपी तो बाधाओं की बात ही नहीं करती है। दिल्ली की जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं उनमें जनरल ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी पे मैक्सिमम बिकी हुई है। वो लोग खुद भी ऑनर्स नहीं। इस पे हम बाद में आते हैं। सर मैं 1 मिनट कह रहा हूं, आपको जब वो मिलेगा सर, जब वो मालिक ही नहीं है उसके, तो आपने बिल्डिंग प्लान कैसे अप्रूव कर दिया? जरा बीजेपी के साथ मैं इसका उत्तर बिल्कुल सुप्रीम वाले पे कह दीजिए, मुझे शाहाना के पास जाना। देखिए अब रुकते हैं, आलोक जी आते हैं रवि जी, एमसीडी वाले मैं एमसीडी वाले पे लेआउट प्लान, ये सही कह रहे हैं कि लेआउट प्लान के लिए एमसीडी के पास गया है। कब गया है ये बता देता हूं, 19/10/2012, ठीक है? 19/10 के पहले नहीं। सुनिए, उसका जो पैसा, अभी आलोक ने कहा कि 4 बार सेंटर ने एमसीडी से कहा कि आप अप्रूवल के लिए फाइल भेजो। मेरे पास सारी चिट्ठियां हैं रवि जी, आपको सबमिट करूंगा एक एक करके। पहली बात है, ये जो लेआउट प्लान बनता है उसका एक फीस होता है। शीला दीक्षित जी ने जब 2012 में भेजा तो उन्होंने कहा पूरा फीस मैं बोर्न करूंगी, अर्थात दिल्ली सरकार बोर्न करेगी। चिट्ठी 2012 का जो चिट्ठी है, इन व्यू ऑफ द अबव एज डिस्कस्ड इन द मीटिंग चेयर्ड बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑन 26/9/2012 दैट द एक्सपेंसेस ऑफ एंगेजिंग द एजेंट, समझ पड़िए मुद्दे को गुमराह करने का विषय और कुछ भी नहीं। आप बता दीजिए क्या बैंक से लोन मिलने लगा? क्या उन कॉलोनीज में रजिस्ट्री होने लग गई? आप बताइए ना, ये क्या हो रहा है? संबित 3 एजेंसीज रखे गए। जामिया आलोक ने एक सवाल उठाया, एमसीडी ने, इनके हिसाब से एमसीडी ने फाइल चेंज ऑफ लैंड यूज के लिए नहीं भेजी। उन्होंने उठाया कि लेआउट क्यों नहीं बनाया, यही उठाया ना आपने? लेआउट प्लान अप्रूव करके क्यों नहीं किया, क्यों नहीं भेजा? बस अब मैं उत्तर दे रहा हूं। इसी का उत्तर दीजिए ताकि लोग समझ। लेआउट प्लान जब बनाया 2012 में भेजा गया, 3 कंपनियों को दिल्ली सरकार ने अपॉइंट किया, जामिया मिलिया, इंद्रप्रस्थ और एक कंपनी है, मैं बताता हूं। कॉलोनी या कंपनी? कंपनी आईआईटी। ये तीनों कंपनी लेआउट प्लान बनाएंगी और इनकी फीस क्या रहेगी? 50,000 पर एकड़ वाज द फीस अलॉटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली अर्थात शीला दीक्षित जी ने कहा ये पूरा पैसा दिल्ली सरकार वहन करेगी, अपने चिट्ठी में कहा, और ये पैसा दिया नहीं बाद में। इसलिए खुद शीला दीक्षित चिट्ठी लिखती है, जब तक ये पैसा नहीं आता है आप इसे होल्ड रखिए। नहीं, शीला दीक्षित ने खुद कहा, एक सेकंड, शीला दीक्षित ने खुद कहा कि जब तक ये पैसा मैं नहीं देती हूं आप इसे होल्ड पे रखिए। फिर भी एमसीडी ने अपने पैसे से 40 कॉलोनियों को ये लेआउट प्लान बना के मैं पूरा 7 मिनट दूंगा आपको, बाद में बोलेंगे। छोटी सी एक बात छोटा सा, बिल्डिंग प्लान जो था वो सब आरडब्ल्यू ने सबमिट किया है, किसी कंपनी को नहीं कहा गया था। जो एप्लीकेशन फॉर्म थी उसका एक बहुत बड़ा दो पक्ष आ गया कि एमसीडी ने अपना काम सही नहीं किया और उनका कहना है कि सरकार ने फीस नहीं भरा। ठीक, इसके बाद मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, एक लाइन में। अभी जो हुआ, ये कह रहे साहब हमने तो कर दिया, क्या एमसीडी ने नक्शे पास करने शुरू कर दिए? नहीं हुए। क्या उनकी रजिस्ट्री होनी शुरू हुई? आपको तो इतना पता है जब तक कैबिनेट इस वाले प्रोसेस में अब जब ये दावा कर रहे हैं ना, सेंट्रल कैबिनेट के अप्रूवल की जरूरत ही नहीं थी। अगर उसकी जरूरत थी, मेरे से इस पर आते हैं, इस पर हम बाद में आएंगे। इस पे हम जब दिलीप के पास जाएंगे, इसमें शाहाना, इन दोनों ने जो बातें कही कितना गोल किया, जरा मुझे ये बताइए। मैं एक दिल्ली के इलीगल कॉलोनी में रहने वाला आदमी हूं, मेरा बड़ा भविष्य जुड़ा हुआ है। आप मुझे समझाइए कि इन दोनों को क्या मैं डिसाइड करूं इन लोगों के बीच में। एक तरह से अगर हम रेगुलराइजेशन का प्रोसेस देखें, अगर मैं एक निवासी हूँ अनऑथराइज्ड कॉलोनी की, तो मेरे जो अनाधिकृत कॉलोनी में रहने के 2 मेन एक तरह से कॉन्सिक्वेंस होते हैं। एक होता है कि मेरे को पानी, सीवर लाइन, उस तरह की सेवाएं नहीं मिल रही हैं सही से, और दूसरा है कि मैं जो भी ट्रांजैक्शन करना चाहती हूँ अपने मकान या लैंड से रिलेटेड, वो मैं नहीं कर सकती। जैसे सर ने बोला, रजिस्ट्री का पूरा जो प्रोसेस, इसलिए वो इरेगुलर कॉलोनी, इसीलिए वो इरेगुलर कॉलोनी है।
अब ये एक पूरा सेट ऑफ रेगुलेशंस आया है 2008 में, ये एक डीडीए नोटिफिकेशन के तौर पे था। इसमें पूरा प्रोसेस एक तरह से दिया गया है। इस प्रोसेस में इम्पोर्टेंटली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्लॉट्स इज नॉट मेंशन्ड, दैट इज अ सेपरेट प्रोसेस। रेगुलराइजेशन का जो प्रोसेस है एक तरह से एक सेटलमेंट लेवल या पूरी कॉलोनी को एक रिकग्निशन दिया जाता है कि आप रेगुलराइज सड़क बना देंगे, पानी बिजली दे देंगे, एमिनिटीज देंगे। अब लेकिन जो जिनका घर है उस पे उसका अधिकार मकान मालिक को नहीं मिलेगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक सेपरेट प्रोसेस ठीक है। जो एक बार रेगुलराइज हो जाए कॉलोनी, उसके बाद वो प्रोसेस शुरू हो सकता है। ठीक है। जो बात हो रही थी कि ये 895 के बारे में, 895 कॉलोनियों में अगर आप वो सितंबर 2012 का ऑर्डर देखें, उसमें 2 टाइप की कॉलोनियां हैं। एक टाइप है जो है 312 जो कॉलोनियां हैं वो ऑन प्राइवेट लैंड है और दे स्टूड रेगुलराइज्ड एज द डेट ऑफ द ऑर्डर। ठीक है। जो रिमेनिंग 583 जो रिमेनिंग है वो हैं पार्टली और फुल्ली ऑन पब्लिक लैंड। ठीक है। इसका मतलब सरकारी, सेना, इन लोगों की जमीन पे फॉरेस्ट रिज। हाँ ठीक है। अब बहुत बार बोला गया है कि सब 895 रेगुलराइज हो गई। पहले तो अब ऑर्डर को ही पढ़ा जाए तो 312 ही एज पर द ऑर्डर स्टूड रेगुलराइज्ड एज ऑन दैट डेट। ठीक है। जो रिमेनिंग 583 थी उनके लिए certain cost recovery had to be done because it was partly or fully on public cost recovery. Now अगर नहीं, अभी रुक जाइए, आप पॉइंट नोट करके रखिए, मिलेगा आपको चांस। अगर हम वो 312 को भी देखें, जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, इसके मतलब जो लिए जो ऑर्डर्स निकले हैं बाद में निकले आफ्टर दिस 2012 ऑर्डर, एंड उसमें ये समझ आता है कि जो प्राइवेट लैंड पे भी कॉलोनियां हैं वो भी 4 कैटेगरीज में आती हैं। अच्छा, उसमें मतलब वोटर को तुरंत ये सुन के कि ये रेगुलर करने वाले हैं दौड़ना नहीं चाहिए, उनको थोड़ा सा डिटेल पता करना चाहिए कि हमारी कॉलोनी किस कैटेगरी में है, क्या क्या शर्तें हैं, हाँ, किस तरह की लैंड पर ये सब तो कोई होर्डिंग में लगाता नहीं, वो तो लगा देता सिर्फ नारा, सारा हिंदुस्तान हमारा। तो एक तरह से वो 312 में भी 4 कैटेगरी बनती हैं। ये मैं एग्जैक्ट ऑर्डर जो है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के, मोटा मोटी बात आ गई। हाँ। और उसमें से कुछ कॉलोनियां हैं जो which are on private land held with private individuals. ठीक है। Only those colonies could actually जो रेगुलर हो सकती हैं, जो वहाँ पे रजिस्टर कर सकते थे प्लॉट को। ठीक है। मतलब मैं निवासी के तौर पे बोल रही हूँ, अगर उनको कोई जमीन मकान बेचने का और रजिस्ट्रेशन का अधिकार मिल गया था 312 में। 312 में कुछ है, 312 में कुछ 312 में से भी एक को नहीं मिला है। हाँ, एक को कुछ मिल सकता था। किसी भी लैंड पे 895 में से एक प्लॉट का भी नहीं मिला है, नहीं मिला है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। एक पॉइंट और मैं निवासी के तौर से बोल रही हूँ कि अगर हम देखें कि क्या उनको मिल सकता है ऑर्डर के हिसाब से, 312 में से कुछ को मिला है, कुछ मिल सकता है फ्यूचर में। हाँ, मिल सकता है, पर अभी तक हुआ नहीं है। जैसे सर मुझे एक जल्दी से एक बात समझा दीजिए कि अभी संबित और आलोक के बीच में एमसीडी और दिल्ली सरकार को लेकर एक बात हुई कि सरकार ने एक उसको आइडेंटिफिकेशन या नक्शा बनाने का फीस नहीं जमा किया। ये कह रहे हैं कि एमसीडी ने लेआउट प्लान जो है वो केंद्र सरकार को नहीं भेजा। 3 एजेंसियां हैं, तो जो जनता है संगम विहार में रहती है या करावल नगर में रहती है या सीलमपुर के पास रहती है या बवाना में रहती है या बदरपुर में रहती है, मैं उस जनता के लिहाज से पूछना चाहता हूं कि वो इस भेद को कैसे समझे। देखिए, अगर हम फिर मैं दिलीप के पास अगर मतलब इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि अगर वो 2008 के रेगुलेशंस को देखें तो स्टेप बाय स्टेप हर एजेंसी जैसे आपने कहा, जो एमसीडी है, जो दिल्ली सरकार है, डीडीए का भी कुछ रोल्स उसमें डिफाइंड है और सभी को एक टाइमलाइन भी मेंशन्ड है उस रेगुलेशन में। और जबकि टाइमलाइन के अकॉर्डिंग पीआरसी जो प्रोविजनल रेगुलराइजेशन सर्टिफिकेट अगर एक बार इशू हो गया, उसके बाद 1 साल में वो पूरा प्रोसेस ये तीनों एजेंसियों को कोऑर्डिनेट करना है। और एमसीडी भी अब एक नहीं है, 3 है, कई हैं, तीन एमसीडियां हैं दिल्ली में। तो इन सभी को वो कोऑर्डिनेट करके पूरा प्रोसेस रेगुलराइजेशन का करना था। ठीक है। पर
अगर हम टाइमलाइन अगर एकदम कंपेयर करें तो वो पीआरसीज हुआ रिलीज 2008 में और अभी हम 2015 में पहुंच गए एक सेकंड आलो जी ठीक है, बात बहुत सारी बात आपकी नहीं भी यहाँ होगी और संबित की भी नहीं होगी, किसी की भी नहीं होगी। दिलीप, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपको देर से इस बहस में ला रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अब बीजेपी सरकार कह रही है कि उसने एक नया संशोधन कर दिया है। जो दिक्कतें हैं कि उसमें जो शर्तें लगाई गई थीं, जिन शर्तों की वजह से लोग अपनी कॉलोनी को नियमित नहीं कर पा रहे थे, ये एक बड़ा फायदा पहले जितने भी कदम उठाए गए थे उसकी तुलना में ये ज्यादा फायदा लोगों को पहुंचाएगा। रवीश जी, मुझे लगता है शुक्रिया, काफी देर बाद बोलने का मौका मिला। मुझे लगता है कि तारीख और तवारीख की बहस में उलझने से हम दिल्ली की 40% जनता जो अनऑथराइज कॉलेज में रहती है, 3300 के आसपास अनऑथराइज कॉलेज है दिल्ली में अभी फिलहाल, उसमें जो जनता रहती है उसका दर्द समझ नहीं पाएंगे। हमें थोड़ा सा इसको मानवीय संवेदनाओं के स्तर पे ले जाके इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। दिलीप, मैंने शुरू में ही दिलीप मेरी एक बात सुन लीजिए कि शुरू में ही इन दोनों नेताओं को जो स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, मैंने उनको कह दिया था कि आज अब थोड़ा भावुकता से नहीं बात करेंगे। मैं कद्र करता हूं मानवीय संवेदना की। मैं चाहता हूं कि उन कॉलोनियों में रहने वाला हमारा दर्शक समझ सके कि आप क्या पेश कर रहे हैं, ये क्या पेश कर रहे हैं और ये क्या पेश कर रहे हैं, तीनों में से कौन बेहतर उसके लिए भविष्य पेश कर रहा है, इस पर बात कीजिए। हाँ, गरीबी, इंसाफ, नाइंसाफी, अगली बात सच्चाई के ऊपर आना चाहता हूं। मैंने अपने बात की शुरुआत करी तारीख और तवारीख में उलझने से रोकने की कोशिश करी। वो इसलिए करी कि अगर आप इतिहास में जाके देखेंगे, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, मैं 67 और 74 तक नहीं जाऊंगा। अगर आप देखें तो 2007 और 8 के जो दो रेगुलेशंस आए थे, 2008 के जो रेगुलेशंस थे और 2007 का जो रिवाइज रेगुलेशन था, उन दोनों को अगर मिला के पढ़े आप तो तब जो घटना हुई वो एक घटना थी कि कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली की जनता के से वादे किए कि उनकी कॉलेज को रेगुलराइज कर दिया जाएगा। और हाथ में क्या आया? अभी विशेषज्ञ शाहाना जी बैठी हुई हैं, इन्हीं की संस्था ने बहुत अच्छा रिसर्च किया हुआ है, सीपीआर का बहुत अच्छा रिसर्च पेपर है रेगुलराइज और अनऑथराइज कॉलेज के ऊपर। उसमें बहुत डिटेल में आंकड़े दिए हुए कि किस प्रकार से कॉलोनीज को प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स दिए गए, इसके बाद 300 कुछ कॉलोनियां रेगुलराइज हो पाई, बाकी कॉलोनियां रेगुलराइज नहीं हो पाई, 800-900 के आसपास जो कॉलोनीज ऑथराइज थी। दिसंबर में जो घटना हुई है रवीश जी, जिसमें वेंकैया नायडू जी ने घोषणा करी है कि उन्होंने कुछ अद्भुत कर दिया है और अब कॉलोनीज रेगुलराइज हो सकती हैं। मैं वहां से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि दिसंबर 2014 के बाद उस घटना के आगे या पीछे कहीं भी ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई अध्यादेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं पास किया जिसके आधार पे अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाले लोग आश्वस्त हो सके कि उनकी कॉलोनीज अब रेगुलराइज होने वाली हैं। तब सवाल यह उठता है कि आखिर दरअसल इन्होंने किया क्या है, इसको समझना जरूरी है। इन्होंने किया सिर्फ इतना है कि 2007 तक की जो कॉलोनीज थी जिनको रेगुलराइज करना था, उनके डिमोलिश होने का जो डेट था जो 2014 तक का था, उसको उन्होंने एक्सटेंड करके 2017 तक कर दिया है कि 2017 तक अब कॉलोनीज को रेगुलराइज कर देना चाहिए। ये समझ नहीं पा रहे मुद्दे को। रेगुलराइज करने के लिए कोई कानून नहीं बना है, सिर्फ झूठे वादे किए गए। मैं पूछना चाहूंगा संबित जी से। संबित अपना जवाब दे देंगे आपकी बात पे। मेरा एक सवाल है, संबित ने यहां 3 बातें कही कि पहले जो 2007 और 2008 की जो शर्तें थीं कि आरडब्ल्यूए उस जमीन की कीमत के हिसाब से पैसे जमा करेंगी, ठीक है, एक शर्त है ना उसमें से, और किसी प्लॉट को जिसको रेगुलर किया जाएगा, जो पहले की शर्त थी कि 50% या 25% वहां पे मकान बने होने चाहिए, ये सारी शर्तें हटा दी गई हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, देखिए गाइडलाइन अभी तक किसी ने भी स्पष्ट नहीं किया है। शाहाना की बात से इतना पता चल रहा है कि हर लोग को, चाहे आप दावा कर रहे हैं या आप दोनों दावा कर रहे हैं, नियमित करने के मामले पे जो वहां पे लोग रहते हैं, बहुत बारीक से जानने की जरूरत है। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस पे आपका कोई टेक है क्या, जो ये दावा कर रहे हैं कि हमने इसको आसान बनाया है? नहीं, मैं वही तो कहना चाह रहा हूं रवीश जी, आपके सवाल में आपका जवाब है। आप कह रहे हैं कि कोई गाइडलाइन नहीं बनी है, कोई अध्यादेश नहीं बना है, कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, और ये सारे वायदे जो है चुनावी वायदे हैं। आप देखिए, जब कोई अध्यादेश बना ही नहीं है कि जिसके अंतर्गत कॉलेज को रेगुलराइज किया जा सकता हो, ये टेक्निकल नहीं है उत्तर। पूरे दावों पे कैसे यकीन कर दिल्ली की जनता? दिलीप, एक सेकंड दिलीप, मैं कह रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं कि गाइडलाइन अभी नहीं आई है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि जो ये 3 बातें कह रहे हैं कि 2007 और 8 के जो अध्यादेश हैं उससे हमने ज्यादा सरल बनाया है। अभी लोग जानेंगे कि और कैसे आप करेंगे। जब 12, 15, 20 साल में नहीं हो पाया है, एक भी कॉलोनी को ढंग से नहीं किया गया है,
लेकिन फिर भी लोग जानेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो ये 3 बातें बता रहे हैं कि उससे हमने बेहतर किया, उस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। नहीं रवि जी, अगर ऐसा हो गया तो अच्छी बात है, पर मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा कहां हुआ है। बस ये मैं उनके यही मन बता की रहा बात हूं। है, आप अगर कहीं सुनेंगे तो कानून में लिखा हुआ है, किसी अध्यादेश में लिखा हुआ है, ये कहां हुआ है?